अरस्तु की बात बता रहा था मैं। अरस्तु 42 साल पूरी एक जगह काटती। अगर किसी नहर के सामने से ना 5:25 को गुजरता था ना, तो 42 साल तक 5:25 को गुजरा। अगर वो स्नान 7:30 को करता था ना, तो 7:30 पे उसने पूरी जिंदगी स्नान करा। 42 साल ही किया। समझ में आया? अब 42 किलोमीटर के एरिया से कभी बाहर नहीं गया। और आज ने एक दार्शनिक, आज लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, फिलोसोफर से, दार्शनिक जिसे बोलते हैं, लोग उसके बारे में पढ़ते, पूरी दुनिया उसके बारे में पढ़ाएगा। तो तुम जहां है ना, जिस पद पर रहते हो, तुम वहां भी महान हो सकते हो, बस करते तुमने वो काम ना बहुत लगन के साथ किया। जहां तुम जिस पद पर इस टाइम हो, तो तुम भी वहां भी महान हो सकते हो, तुमने वो काम बहुत लगन के साथ किया। क्या है 12वीं 11वीं? कुछ है भी कुछ भी नहीं है। लगन तो करना पड़ा। निरंतरता बहुत बड़ी चीज हो। रेगुलरिटी बना कर रखना। किसी काम में लगातार रेगुलरिटी बनाए रखे हुए हैं। एक दिन एक चीज को ना बड़े बार बार करने से घातक परिणाम निकल गया। चीज अच्छी हुई तो अच्छे परिणाम आएंगे, और एक चीज बुरी हुई तो बुरे परिणाम आएंगे। समझ में आया बात है? ठीक। तो इसलिए ना, जो तुम्हारी अवस्था हो 15 साल से लेकर, अगर तुम्हारी एज है ना 20 साल की अवस्था, तो ऐसा जोश जुनून दुनिया में तुमको कभी नहीं मिलने का। तुम्हारे बहन भाई हो, छोटा बड़ा हो आसपास का, विशेष तौर पर ख्याल रखो। आने वाली 40 साल की जिंदगी सुधरने वाली उसकी। समझ में आया बात है? ध्यान रखो विशेष तौर पर कैसा सामाजिक परिवेश मिल रहा है। जो आसपास का सामाजिक परिवेश हो ना, वो इंसान को बना देगा, वो भी बिगाड़ देगा। जैसे सामाजिक परिवेश में रहोगे ऐसे ही बन जाओगे। समझ में आया? टॉपर 4-5 टॉपर के साथ बात करोगे बैठ कर, तो ऐसा लगेगा यार इतने नंबर तो मेरे भी होने चाहिए थे। 4-5 बिगाड़ू लड़कों के साथ बैठ जाओ, 5वें नंबर के बिगाड़ू खुद बन जाओगे। तो माहौल डिपेंड करो तुम किस स्थान पर पहुंचना चाहते हो। तुम जहां पहुंचना चाहते हो ना, तुम्हारे बराबर वाले लोग तुम्हें बता देंगे तुम्हारी औकात क्या है। अगर नहीं ऐसा तो ऐसा व्यक्ति तो तुम ऊपर पहुंचागा, तो फिर अकेले रहो। ऐसा समझ लो। तो इतना आसान नहीं है, जीवन बहुत कठिन है बेटे। समझ नहीं बात है? तो बाप दादा की पड़दादा की संपत्ति बेचना छोड़ दो और अपने बलबूते पूछ करके दिखाओ। एक बार जीवन मिला है, दोबारा नहीं मिलने का। एक ही बार मिला है। पढ़ाई तुम्हें पता क्यों करवाई जा रही है? 12वीं पास करने का? बेवकूफ हो तुम्हें पता ही पढ़ाई क्यों करवाई जा रही है। वही बात है, पढ़ाई 12वीं पास करवाने खातिर करवाई जा रही है। उसके बाद क्या होगा वो पहले सीखना। तो ये बात, वो तुम्हें पढ़ाई इसलिए करवाई जा रही ताकि तुम जीवन में मेहनती बन जाओ। 10-12 घंटे की मेहनत करने की आदत हो, नहीं तो फिर कंपनी में काम करना पड़ेगा 10-12 घंटे, ताकि तुम 5-7-10 घंटे बैठ सको। पढ़ना पता क्यों चाहिए? इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए, दुनिया पढ़ रही तो हमें भी पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए। पढ़ाई डिफिकल्ट कठिन है, सबको पता। आसान बात थोड़ा ही है, और कठिन काम को करने में तो मजा, इसलिए करनी चाहिए। तो अभी तो कहानी स्टार्ट हुई, कुछ भी नहीं पढ़ेगा, कुछ भी। हम तो आज तक पढ़ रहे, बताया तो, लगातार कंटिन्यू 10-12 घंटे। चैप्टर स्टार्ट करा मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट कर रहा हूं। हमने कहा बेटे, धातु की छड़, एक बर्तन, इसमें कोई धातु की छड़ डूबी हुई, कोई भी धातु हो सका, और कॉपर की भी हो सके, एल्यूमिनियम की हो, कोई भी धातु की छड़ हो सके, अपनी ही लेवल की दुनिया में डूबी हुई। MnSO4। Mn का मतलब जैसे ले लिया हमने कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है, कोई धातु छड़, कॉपर धातु की छड़, इसके 11 के विलयन में डूबी हुई। अगर धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाएंगे, इस धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, Cu और Cu एरो का चिन्ह लगाया, Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन इधर रखे हो तो समझ आना इलेक्ट्रॉन त्याग दे गए। उसके बाद अगर ऐसे रखा हुआ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, जिंक धातु की छड़ हमारी, जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ, ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। तो उसके बाद अगर इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए
तो ग्रहण कर लिए तो ऐसा दिखाई देगा Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एरो का चिन्ह लगाया Zn। इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर लिए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कैसे करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन तीर के चिन्ह से पहले लिखे जाएंगे तब ग्रहण करे जाएंगे, तब त्याग दे जाएंगे तो उधर लिखे जाएंगे। और जहां इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाना ऐसे ये हमारा इसमें इलेक्ट्रोड बोल लेंगे। जब धातु की छड़ना अपने ही लेवन के विलय में डूबी रहा है तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड दो प्रकार का हो हमारा, एक तो हमारा एनोड हो, एक तो कैथोड हो, एक एनोड हो। जो इलेक्ट्रोड है, जो भी इलेक्ट्रोड दो प्रकार के हों, एक तो कैथोड हो, एक एनोड हो। जब धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोड होगा वो इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड कहलागा। अगर जो धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले जाएंगे जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा वो हमारा एनोड कहलागा। तो इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का हुआ? इलेक्ट्रोड पता लग गया क्या हो? जब वो धातु की छड़ अपने ही लवण के विलयन में डूबी हुई रहती है तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का हो? एक तो हमारा कैथोड होगा, एक एनोड होगा। तो जो कैथोड होगा उसके द्वारा तो इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाएंगे और जो एनोड होगा उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर जाएंगे। कोई पूछने लगा तुमसे एनोड कैथोड है क्या? कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रोड क्या हो भाई? जब कोई धातु की छड़ अपने ही लवण के विलयन में डूबी हुई है तो उसमें इलेक्ट्रोड कहते हैं। बात समझ में आई? ये हमने पढ़ लिया था हमने। मैंने कल बताया बेटे, अगर तुम ना इसे इसके साथ मिला दोगे, विद्युत रासायनिक जो सेल हो ना, विद्युत रासायनिक सेल को, जब पिछले वाला वीडियो देख लेना, वही 1.5 घंटे का वीडियो, उसमें सब समझा रखा है। इसे जब हम इसके साथ मिला देंगे, क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल में दोनों मिलाएंगे ना, ऐसे विक्रिया जहां इलेक्ट्रॉन त्याग के जाएंगे उसे बताऊं क्या बोल रहा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जाएंगे उसे बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो कितनी अभिक्रिया हो रही? दो। एक तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही, एक कौन सी अभिक्रिया हो रही? अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहां होगी हमेशा? कैथोड पर। कैथोड कहां होगी? कैथोड। और कैथोड पर कैसा चार्ज हो? प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग के जाना, इलेक्ट्रॉन देगा। उसके बाद ये क्या हो? एनोड। जो एनोड होगा, एनोड धातु की छड़ होगी। जा आज समझ में, इलेक्ट्रॉन ने पता क्या करेगा? ग्रहण करे जाएंगे। इस पर कैसा चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। तो कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड, अपचयन, ऑक्सीकरण नहीं समझ में आ रहे? तो जो बताओ, जिस धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते जाएंगे वहां क्या होगा? कैथोड होगा, एनोड होगा? अच्छा, अपचयन कहां होगा? अपचयन कहां होगा? जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जाएंगे। अच्छा, ऑक्सीकरण कहां होगा? जिस धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएंगे वहां जो अभिक्रिया होगी सो ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल देंगे। या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग किए जा रहे हैं, या अपचयन अभिक्रिया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जा रहे हैं। बात समझ में आई बात? और ये क्या है? एनोड। ये कैथोड, एनोड है क्या? ये एक प्रकार के इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड हो क्या? जो धातु की छड़ पर नहीं लवण के विलयन में डूबी रहा है तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इतनी बात पता समझ में आई? नहीं पढ़ लिया था मैंने, रिपीट करवा रहा हूं। कैथोड, एनोड समझ में आया? उस दिन मैंने बताया था बेटे, अगर एक विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करना हो, आज हम समझेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करना कल भी समझा था मैंने। विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करना, रासायनिक सेल को प्रदर्शित करना। तो विद्युत रासायनिक सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं देख लो, ध्यान लगा। अभी मेरे पास डायग्राम है, मैं दिखाता हूं तुम्हें विद्युत रासायनिक सेल का डायग्राम कैसा हो। पहले बता दे, विद्युत रासायनिक सेल का डायग्राम देख लो एक बार। ये था तो अब इतनी बड़ी सेल को कौन बनाने वाला? एक तरफ तो इसमें एक तरफ तो एनोड, एक तरफ इसमें कैथोड है। तो जो एनोड और कैथोड है ना, इसका चित्र बनाना, मुझे सिंबॉलिक बनाना, इसका चित्र प्रदर्शित करना इसका, कि इतने बड़े चित्र में शॉर्ट फॉर्म में समझाना एक सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत रासायनिक सेल को। तो विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करने का तरीका बताएगा, ये बताया था देख लो बोर्ड। लेकिन कल रिकॉर्डिंग नहीं करी थी ना, सुन लो कैसे बताया था। हमने कहा बेटे इधर ना हमेशा खब्बे हाथ की तरफ, हमेशा इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या लिखेंगे? एनोड के बारे में लिखेंगे। और एनोड के बारे में जब भी लिखेंगे ना, पहला धातु लिखेंगे। अब इसमें बताओ, कॉपर एनोड, एनोड कौन था? जिंक का कॉपर, एनोड कौन था इसमें? जिंक। तो जिंक, तो पहले जिंक धातु लिखेंगे और जिंक धातु के लिखने के बाद ना ये डंडा लगा देंगे इस तरह का, जो सेमीकोलन का काम करेगा, ये अर्ध सेल का काम करेगा। आया समझ? फिर इस धातु के आयन लिखेंगे Zn2+, ऐसे लिखेंगे। और ये जिंक धातु की छड़ होगी ना, या सॉलिड होगी, S इसके ब्रैकेट में S लिख देंगे, S। पहले धातु लिखेंगे, इधर हमेशा कैसे लिखेंगे? एनोड के बारे में लिखेंगे इधर, और एनोड के बारे में लिखेंगे पहले उसकी धातु लिखेंगे। धातु लिखने के बाद ना फिर अर्ध सेल का चिन्ह लगाएंगे, अर्ध सेल को हम सेमीकोलन भी कहेंगे। उसके बाद हम पता क्या लगाएंगे? उस धातु के आयन लिखेंगे, और जो आयन हो ना कि इसके ब्रैकेट में A और इसके ब्रैकेट में Q लिख देंगे, एक्वस। एक्वस का मतलब जलीय वीर्य हो। उसके बाद ना ये लवण सेतु का चिन्ह बना देंगे। देखो मैंने तो कॉपी में बताया था लवण सेतु कैसा हो, देख लो। जो विद्युत रासायनिक सेल है ना हमारी, ये लवण सेतु देखो, उल्टे आकार की जो लड़नी हो,
इसके इसके नाम का चित्र बनाए, दो डंडे बना दिए, ये दो डंडे से ना इसे उल्टे युवा आकार की नली को प्रदर्शित कर रहे हैं, यही लवण सेतु कहलाती है, इसे बोलो लवण सेतु। उसके बाद बताया था, चलिए इधर हमने किसके बारे में लिखा, एनोड के बारे में, किसके बारे में लिखा, अब इधर किसके बारे में लिखा है, कैथोड के बारे में। पहले क्या लिखेंगे, कॉपर धातु, जो कॉपर धातु होगी ना, मतलब जो भी हमारे कोई भी धातु हो सकता है, ये तो यही कारण कॉपर को उदाहरण लिया, धातु कोई सी भी हो सकता। पहले कॉपर धातु लिखा, उस कॉपर धातु का आयन लिखेंगे, आयन लिखने के बाद उसके ब्रैकेट में एक लिखेंगे, एक लिखने के बाद उसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे कॉपर, यानी लिखेंगे सॉलिड। तो इधर कैथोड के बारे में, एनोड पर कैसा चार्ज हो, माइनस, कैथोड पर कैसा चार्ज हो, CaTHO, कैथोड, कैथोड पर कैसा चार्ज होगा, प्लस। ऐसे लिखने का ये तरीका होगा लिखने का, इस तरह कहीं भी लिखा है मिल जाना, समझ जाओ वो हमारा विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करने का तरीका। और इधर ना हमेशा जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण नहीं अपचयन अभिक्रिया होगी, इधर हमेशा अपचयन अभिक्रिया लिखी जाएगी, अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि अपचयन अभिक्रिया हमेशा एनोड को होगा और जो कैथोड को होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो, यहाँ हमेशा अपचयन अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया। जितनी बार मैं बार में रिपीट करूंगा तो तुम्हारा पक्का होगा, यहाँ हमेशा अपचयन अभिक्रिया होगी और इधर हमेशा जो अभिक्रिया होगी ना उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इधर कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया, इधर कौन सी होगी, क्यों होगी, क्योंकि इधर पता किसके बारे में लिखा हुआ, इधर कैथोड के बारे में लिखा हुआ और कैथोड पर हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो, उसके बाद इधर एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। और जहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो वहां इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा, और जहां अपचयन अभिक्रिया वहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और जब विद्युत रासायनिक सेल को तुम प्रदर्शित करोगे, विद्युत रासायनिक सेल को न्यूमेरिकल में तुम्हें ऐसे लिख के मिलेगा, देख के पहचान लेना भाई जी। आपने तो बताया था दो डंडे के सामने इधर ना एनोड हो, और एनोड में आपने बताया था पहले धातु लिखे जाएंगे, फिर उसके आयन लिखे जाएंगे, फिर लवण सेतु का चिन्ह बनाया जाएगा, फिर धातु के आयन लिखे जाएंगे, फिर वो धातु लिखी जाएगी। आपने बताया था इधर एनोड के बारे में लिखा, इधर कैथोड के बारे में लिखा। ये कितनी समीकरण, एक समीकरण आ रही, एक आ रही, दोनों को जोड़ दो, जैसे दोनों को जोड़ दोगे ना, इसे हटा रहा हूं, कोई काम नहीं है इसका, दोनों जोड़ दोगे, जैसे दोनों जोड़ दोगे ना तो दोनों जोड़ने का क्या तरीका हो, इतनी चीज में दो चीज जोड़ेंगे, इतनी चीज में जोड़ देंगे तो दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। ये कटा कैसा, जब इतनी चीज में चीजें जोड़ेंगे, कुछ जोड़ दो, देख लो, Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ये क्या था कॉपर, इधर वाले में इधर वाला, इधर वाले में इधर वाला, एरो का चिन्ह लगाया, क्या लिखोगे Cu2 प्लस, फिर क्या लिखोगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या लिखोगे Zn, इधर वाले में इधर वाला जोड़ा, इधर वाले में इधर वाला जोड़ा, जोड़ दिया, ये दो प्लस का उधर जाकर माइनस का नहीं होगा, फिर ये दो कटा गई तो मैंने से काट दिया, एक प्रकार का बराबर का काम करेगा। तो कितना बैठ लिखा हुआ Zn 2 प्लस के Cu, एरो का चिन्ह लगाया, Cu2 प्लस के Zn। ये एक अभिक्रिया नहीं बन गया, इस यह एक ऐसी अभिक्रिया इसमें ऑक्सीकरण भी हो रही और अपचयन भी हो रही, यह एक ऐसी अभिक्रिया इसमें ऑक्सीकरण भी हो रही, अपचयन भी हो रही, जहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया दोनों हो ना, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया बोलना। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, अरे रेडॉक्स अभिक्रिया ना विद्युत रासायनिक सेल के भीतर हो, जो भी मैंने चित्र दिखाना ना कॉपी में तुम, उस विद्युत रासायनिक सेल के भीतर यही अभिक्रिया हो रही, किसमें ऑक्सीकरण भी हो रही, अपचयन भी हो रही, जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो ना उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोल रहे हो। इसलिए हम विद्युत रासायनिक सेल को हम कभी-कभी रेडॉक्स सेल भी कहते हैं, यूं तो कहते हैं रेडॉक्स सेल या यूं भी कहते हैं अपचोपेय सेल, अपचोपेय सेल, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम अपचोपेय अभिक्रिया भी है। अच्छा, अब ये लिखिए, इस तरह की हमें एक अभिक्रिया देती, तो उस अभिक्रिया हम देख के कैसे पहचानेंगे कि कौन सी एनोड कौन सी कैथोड। अच्छा, पहले जिन धातु लिखी हुई उसके पर आयन लिखी हुई, पक्की बात है, अगर जो जिन धातु लिखी हुई उसके पर आयन लिखे, या पक्की बात है 100% ये एनोड वाली होगी, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे होंगे। ये पहली कॉपर लिखा हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे। समझ, अगर एक ऐसी अभिक्रिया दे रखी हो और ऐसी चीज बनानी हो तो आराम से बना सकता हूं, ऐसी दे रखी हो और ऐसी बनानी हो तो आराम से बना सकता हूं। मैं एक ऐसी अभिक्रिया लिखता हूं, मैं एक ऐसी अभिक्रिया लिखता हूं और ऐसे बनाने सीखूंगा, तुम पूछूंगा वहां कौन सी धातु का तो अपचयन हो रहा है और कौन सी का ऑक्सीकरण हो रहा है, और जो अपचयन वाली होगी ना वो हमेशा इधर लिखी जाएगी, और जो ऑक्सीकरण वाली होगी ना हमेशा ऐसे लिखी जाएगी। ऐसी ऐसी एक रेडॉक्स सेल ले दे, मैं इस तरह की एक दूसरी रेडॉक्स सेल तुम्हें दे रहा हूं अभी, और उस पर ना तुम पूछूंगा बेटे चल मुझे एक काम करो, विद्युत रासायनिक सेल बना के दिखाओ, उसकी अभी लिखने जा रहा हूं बोर्ड पर, इसे ध्यान से समझना। यहाँ लिखा हुआ ध्यान से सुनना अच्छी तरीके, जिससे पूछो सिर्फ बोल लगा, Fe लिखा हुआ है यहाँ से, प्लस प्लस लिखा हुआ, H के पर 2 प्लस लिखा हुआ, एरो का चिन्ह लगा दिया, Fe2 प्लस लिखा हुआ, प्लस के H2 लिखा हुआ हाइड्रोजन। मुझे एक बात बता दो, यह रेडॉक्स अभिक्रिया है नहीं है, इसकी जैसी है नहीं आया, और जो रेडॉक्स अभिक्रिया हो उसमें अपचयन अभिक्रिया हुई होगी नहीं होगी, और ऑक्सीकरण भी हुई होगी, तो इसके अंदर ऑक्सीकरण भी छिपी हुई, अपचयन भी छिपी हुई, और दो धातु उसके अंदर, एक तो आयरन है एक हाइड्रोजन,
एक तो इसके अंदर आयरन धातु, एक हाइड्रोजन धातु। तो बताना कौन सी एनोड का काम कर रही, कौन सी कैथोड का काम कर रही। यहाँ देखो ना, जिन धातु की छड़ उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण निकल जा रहे, और जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर जाना वो खब्बे हाथ की तरफ लिखा हो, इसमें पक्का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और जिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे होंगे ना वो अपचयन भी की होगी। इसका मतलब पक्का हाइड्रोजन वाली अपचयन भी की होगी। आज फिर आयरन धातु की छड़ के द्वारा, देखो कॉपर धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहे, त्याग दे जाएंगे तो पॉजिटिव लिखे जाएंगे, साइड में लिखे जाएंगे, इनमें पक्का इलेक्ट्रॉन त्याग दिए आयरन। अब बताओ ये ऐसी थी, हमने ऐसी बना दी, या ऐसी थी, मैं इसे इसके जैसे बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा। पहले मैंने जिंक नहीं लिखा था, अब मैं जिंक नहीं लिख के ना हाइड्रोजन लिखूंगा, और हाइड्रोजन लिखूंगा और हाइड्रोजन के आयन लिखूंगा, क्योंकि नहीं हाइड्रोजन लिखूंगा पहले, और हाइड्रोजन का H2 नहीं है, सेमीकोलन लगाया, इस तरह सेमीकोलन लगाया, उसके बाद H, उसके ऊपर कितने प्लस, 2 प्लस, इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे, S लिख दोगे, इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इसके ब्रैकेट में AQ, तो लगा दोगे नहीं लगा दोगे। इधर किसके बारे में लिख रहे, इधर किसके बारे में लिख रहे, अपचयन अभिक्रिया वाले के बारे में। अपचयन में तो किसके बारे में, एनोड के बारे में। इसका मतलब जो हाइड्रोजन धातु की छड़ है किसका काम कर रही है, एनोड धातु की छड़ का काम कर रही है। साइड में चले जाओ, साइड में जैसे चले जाओ, क्या लिखोगे, आयरन लिखोगे, आयरन लिखोगे नहीं, सेमीकोलन लगा दोगे, Fe, उसके बाद ऊपर क्या लिखोगे, 2 प्लस लिखोगे। इसमें दिक्कत क्या है, लिख दो इस तरह, पहचान लोगे कि कौन सी एनोड है कौन सी कैथोड। अब बताओ इस रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर, या रेडॉक्स अभिक्रिया, तो इस रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर कितनी धातु, 2, एक तो आयरन की होगी, एक हाइड्रोजन की होगी। जब एक आयरन की होगी, एक हाइड्रोजन की होगी, तो जो आयरन धातु की छड़ है वह कैथोड का काम कर ही नहीं कर रही, और जो हाइड्रोजन धातु की छड़ है वह एनोड का काम कर ही नहीं कर रही। अब बताओ अगर ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया दे रखी हो, उसका विद्युत रासायनिक साधन इस तरह प्रदर्शित कर सकते नहीं, कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते। खुद ही कर, यहां तक एक और बोर्ड में लिखता हूं, बताना कितना होगा, क्योंकि मैंने सारे के सारे तुम कल भेज देते हैं, मैंने सारे के सारे तुम कल भेज देते हैं, मैंने सोचा आज समझाऊंगा ना। देख लो एक और बताना इसका क्या होगा, जिस तो पूछो सिर्फ वो बोलेगा। यहाँ लिखा हुआ Cu प्लस Ag प्लस, क्योंकि मैंने समझाने का ज्यादा फर्क पड़ा, इसे मैं जाता हूं तुम रटो कुछ भी बैठ कर, Cu2 प्लस Ag, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, और जो रेडॉक्स अभिक्रिया हो उसमें अपचयन अभिक्रिया होगी, और जहां अपचयन अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होगी, अपचयन अभिक्रिया भी होगी। इसमें पक्की बात है, इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रही होगी और अपचयन अभिक्रिया भी हो रही होगी, नहीं हो रही होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रही, इसमें अपचयन अभिक्रिया भी हो रही। तो तुम्हें बताना कि कौन सी धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे, कौन से ग्रहण करे जा रहे। यहाँ देखो जिसके ऊपर आयन हो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जा, पक्की बात है इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे होंगे, और पक्की बात है त्यागे होंगे, त्यागे होंगे, अंदर लगाना पड़े, इस तरह रिजल्ट निकालना पड़ेगा। देखो और जब पहले किसके बारे में लिखेंगे, पहले अपचयन वाले बारे में लिखेंगे, और जहां अपचयन हो वहां इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या हो, एनोड हो। इसका मतलब जो इसमें पक्की बात है, जो Ag है ना एनोड का काम कर रही होगी, और जब एनोड का काम करेगी तो उसके लिखन कैसे, पहले Ag लिखेंगे, लिखा है जी, उसके बाद क्या लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, सेमीकोलन, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, उसके आयन लिखेंगे इसके Ag, इसके ऊपर 1 प्लस है तो 1 प्लस, फिर क्या लगा देंगे, लवण सेतु का चिन्ह, उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉपर लिखेंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगा लेंगे, कॉपर धातु के आयन लिखेंगे Cu2 प्लस, इसके ब्रैकेट में तुम चाहे तो S लिखा, इसके ब्रैकेट में Aq लिख दिया, इसके ब्रैकेट में S लिखा, सॉलिड है, इसके ब्रैकेट में Aq लिख दिया, Aq एक्वस जलीय विलयन, बना लो ऐसा। और ये तो ये कर रहे हो, ये तुम्हारी समझ में नहीं आया कल क्या हो रहा है, आया समझ में, तो रटना नहीं बिल्कुल भी कुछ भी। कॉपर आ गया यहां से, अच्छा कॉपर क्या है, नाम ही ना, कॉपर क्या है नाम, सही है, तो पहले कॉपर का आयन लिख दो, यहाँ कॉपर लिख दो, Aq और यहाँ S आ जाएगा। तो बताओ लिख दोगे नहीं लिख दोगे सर, Fe2 प्लस और Fe, बताओ कोई दिक्कत है यहां तक। एक और बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं मैं, तो तुमसे पूछना एक करके बता बेटे, कौन सी धातु एनोड का काम कर रही है, कौन सी धातु छड़ कैथोड का काम कर रही है, और कहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही, कहां अपचयन अभिक्रिया हो रही। क्योंकि मुझे आगे बढ़ने का जब तक ये नहीं पता लगने के सवाल ही नहीं कर पाने का, तो सवाल ही नहीं कर पाने कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी अपचयन अभिक्रिया हो रही। यहाँ देखो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, जिस तक पूछो सिर्फ, यहाँ लिखा हुआ Mg, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया, इसकी सेल बनानी, तुम इसे सेल के रूप में प्रदर्शित करना। देखो Mg, जिस तक पूछो सिर्फ बोल रहा Mg, यहाँ लिखा हुआ Ag प्लस, एरो का साइन लिखा हुआ, फिर Mg2 प्लस, फिर लिखा हुआ Ag। तो रेडॉक्स सेल है नहीं है, इसकी क्या बनानी, सेल है, इसे सेल के रूप में प्रदर्शित करना, कर दोगे बहुत आराम से करोगे। अब कितने धातु छड़े इसमें, एक तो मैग्नीशियम,
एक क्या है, एक मैग्नीशियम है, एक क्या है सिल्वर। एक सिल्वर धातु की छड़, एक मैग्नीशियम धातु की छड़, तो दोनों ही अपने लेवल की भी होगी। जब तो इलेक्ट्रोड कर है, तो बताओ ये मैग्नीशियम धातु की छड़, इन इलेक्ट्रॉन त्याग होंगे नहीं त्याग होंगे, जीवित ऐसा बना। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग देगी वो किसका काम करेगी, कैथोड। और जो इसने एजी है, इस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे नहीं, और जिन्हें ग्रहण करेंगे इसका काम करेगी एनोड का। और जो एनोड वाला, जब हम विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करें तो एनोड वाला इधर रखो और कैथोड वाला इधर रखो, लिखोगे नहीं लिखोगे। और एनोड को लिखने का तरीका बताया था मैंने, बताओ एनोड को लिखने का तरीका कैसे बताया था। पहले क्या लिखेंगे, एजी, उसके बाद क्या लिखेंगे सेमीकोलन, उसके बाद क्या लिखेंगे इसकी आयन लिखेंगे ए जी, उसके ऊपर क्या लिखा प्लस, फिर क्या लगाएंगे लवण से चिन्ह, लवण से चिन्ह बना दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे एम जी, Mg2 प्लस, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद क्या लिख देंगे Mg। तो बताओ विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित कर दो नहीं करते। अभी तो तुमने रेडॉक्स अभिक्रिया दे रखी थी, तुम ऐसा बना दिया। अभी एक बार बताओ अगर मैं ये देता तो तुम ऐसा भी बना सकते थे, समझे नहीं तुम। अगर मैं विद्युत रासायनिक सेल दे दी तुमने इस तरह की प्रदर्शित कर, मैं कहूं उल्टा बना के दिखाओ तो भी बना दोगे, कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, इतनी बात। एक सवाल पूछो तुमसे, बताना इसे कैसे लिखा है, इसे पक्का पूछो तुमसे। जेड एन, इसे बताना, एक अभिक्रिया लिखा हुआ बोर्ड पर जेड एन Fe3 प्लस, एरो का साइन लगाया, यहां लिखा हुआ जेड एन, जेड एन 2 प्लस प्लस Fe, ये लिखा हुआ रेडॉक्स अभिक्रिया है नहीं है। अजय रेडॉक्स अभिक्रिया, इसके अंदर दोनों अभिक्रिया हो रही होगी, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी। तो दो धातु इसके अंदर, एक तो आयरन एक जिंक। अब बताओ जिंक धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दे गए होंगे नहीं। अब बताओ आयरन धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे होंगे नहीं करे होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे होंगे वहां एनोड होगा कैथोड होगा, एनोड। दिखने रहा है, घंटे का समझा रहा हूं तुम। उसके बाद जिंक धातु की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए होंगे, तो वहां वो कैथोड का काम करेगी, एनोड का काम करेगी, कैथोड का। अब कैथोड को सज्जात की तरफ लिखो और एनोड को खुब्बियात की तरफ लिखो, तो लिखना स्टार्ट करेंगे। चलो पहले किसके बारे में लिखेंगे, आयरन के, सेमीकोलन, उसके बाद Fe3 प्लस, उसके बाद क्या लगाएंगे लवण सेतु का चिन्ह। अब बताओ क्या लिखेंगे, Fe तो लिख दिया यार, Zn2 प्लस सेमीकोलन Zn। बढ़िया, उल्टा भी सवाल पूछ सकूं, ऐसे कैसे बनाने क्या सकूं, तो दिक्कत है। क्या दे दूंगा तुम्हारा रेडॉक्स अभिक्रिया लेकर दिखाओ, उसकी ऐसे लिख देगा रेडॉक्स अभिक्रिया, इसे देगा, इसे भी करके पूछ सकूं, कोई दिक्कत है क्या, कुछ नहीं। वो सारा रफली नोट करना, फिर वो कुछ नहीं करना, रफली भी नोट करो नोट, रफली भी नोट रफ, फिर बनने से कुछ भी करना भी, क्योंकि फिर का काम है वही रखा सारा, रफली नोट करो, क्योंकि लिखने से माइंड ओपन हो जा। इसे भी नोट कर लियो जरा से, नोट करने वाले खुद लिख लिख कर देखो क्या लिखा हुआ है।
लिख लिया भाई। चले, एनोड, कैथोड, अपचन, ऑक्सीकरण सब सीख चुके हैं। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोड विभव कैसे करते हैं। कल भी हम पढ़ाए थे, रिकॉर्ड नहीं करे थे लेकिन, और आज समझेंगे भी सुनेंगे भी। चलो बहुत हुआ, इधर देखो। टाइम बताओ कितना हुआ? 11:07 हो गया। जाने दो, टाइम का कोई मतलब नहीं है। देख लो इधर भाई, इधर देख लो। हम समझेंगे इलेक्ट्रोड विभव कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव मैं समझाऊंगा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नोट्स मैंने भेज दिया था कल, वैसा भेज दिया था, सुन लो। बढ़ता नहीं, इस मंडल पर धातु की छड़ खड़ी हुई है। ये क्या है? धातु की छड़। क्या है? धातु की। इलेक्ट्रोड विभव समझा रहा हूं, किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड तो पता लगा किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के हो? एक तो कैथोड हो, एक एनोड। धातु की छड़ है, अभी मत बनाई हूं, पहले समझ लो। धातु की छड़, धातु की छड़ यहां ना, धातु की छड़ को हम लिख दिया एम से। एम का मतलब मेटल हो, मेटल मतलब धातु की छड़। ठीक, वो कोई भी धातु हो सकता है, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ भी, आयरन वगैरह वगैरह। यहां लिखा है जेड, जेड एम कह रहे एम, उसके ऊपर एम प्लस लिखा हुआ। जो धातु की छड़ है ना, यहां उसके आयन लिखे हैं, ये धातु के आयन, धातु के आयन, आयन नहीं आयन, धातु का आयन। तो धातु की छड़ और धातु के आयन, इसके बीच दो बिंदु नहीं है, एक बिंदु हो रहा है, एक बिंदु हो रहा। तो धातु की छड़ और उसके आयनों के बीच में इनके बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। विभवांतर का उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर कितने बिंदु के बीच का हो? दो। एक तो धातु के आयन होंगे, एक धातु की छड़ होगी, दो बिंदु होंगे, उनके बीच में जो अंतर उत्पन्न होगा वो विभवांतर कहलाएगा। और विभवांतरी तो विभव हो, फिजिक्स में नहीं पढ़ा है, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, उत्पन्न। और ये विभवांतरी पता क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव। तो धातु की छड़ तथा धातु के आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं? अब क्या आपका धातु की छड़ इतनी खतरनाक हो कि इलेक्ट्रॉन त्याग रही हो, तो फिर ये इलेक्ट्रोड विभव ना दो प्रकार का हो जाएगा। और धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन त्याग भी सको, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सको। अगर धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन त्याग देगी तो यह कैथोड कहलाएगी, अगर यह धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी यह एनोड कहलाएगी। आया समझ लो?
अगर मान लिया इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन विभव होगा ना वो भी दो प्रकार का होगा। अब दो प्रकार का क्यों होगा वो भी समझो, दो प्रकार का क्यों होगा। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड। नंबर एक जो कहलागा हमारा उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण विभव। अब ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो, इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, ऐसा नहीं हो। अगर धातु की छड़ में इलेक्ट्रॉन त्याग देना, जो हमारा विभव हो उत्पन्न होगा, जो हमारा विभवांतर उत्पन्न होगा धातु की छड़ और उसके आयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो हमारा क्या कहलागा, ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव। अगर इस धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए तो धातु की छड़, धातु की छड़ और उसके आयन के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो हमारा ऑक्सीकरण विभव कहलागा। समझिए क्या कहा मैंने, समझा दोगे मुझे। मैं पूछूंगा कि ऑक्सीकरण विभव क्या हो, भाई जी आपने बताया कि जो धातु की छड़ अगर इसने इलेक्ट्रॉन त्याग देना तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद धातु के आयन और इसके मध्य इसी किसके धातु की छड़ के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो ऑक्सीकरण विभव कहलागा। इलेक्ट्रॉन विभव कितने प्रकार का हो, दो प्रकार का। एक दूसरे नंबर पर हमारा अपचयन विभव होगा। अपचयन विभव, अपचयन विभव। अब अपचयन विभव क्या होगा इसे भी समझ लो। अगर धातु की छड़ के द्वारा, तुम चाहे तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब धातु की छड़, धातु की छड़ और उसके आयन, धातु की छड़ और उसके आयन के मध्य अगर धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए गए, इसमें त्याग दे गए थे, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लिए गए तो धातु की छड़ और तो उसके आयन के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो हमारा अपचयन विभव कहलागा। अपचयन विभव। इतनी बात बताओ समझ में नहीं। इसका मतलब जो ऑक्सीकरण विभव जो विक्रिया होगी इस तरह की विक्रिया होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग दे जा। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाना, यहाँ एम, एम का मतलब मेटल, मेटल उसके ऊपर यहाँ लिखा एम, ऊपर लिखा एन प्लस और एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इस अभिक्रिया देखकर क्या पता लग रहा है, ये पता लग रहा है ये एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया आया समझ में। और यहाँ जो विभव उत्पन्न होगा ऑक्सीकरण विभव होगा। अब इस अभिक्रिया देखो क्या देखकर क्या पता लग रहा है, एम उसके ऊपर एन प्लस, फिर यहाँ एन और इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ लिखे हुआ एम। एम का मतलब कोई मेटल हो सको, एस का मतलब सॉलिड, ए क्यू एक्वस जलीय भी लेना, ए क्यू एक्वस जलीय भी लेना। यहाँ क्या लिखा हुआ, ऐसा सॉलिड। एक अभिक्रिया यहाँ हो रही, एक अभिक्रिया यहाँ हो रही। इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जा रहे। अगर धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जा रहे, जो विभव उत्पन्न होगा ग्रहण करे जा रहे तो विभव उत्पन्न होगा उपचयन विभव कहलागा। जो अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे जो विभव उत्पन्न होगा वो ऑक्सीकरण विभव कहलागा। लेकिन हम पता क्या है, हम अगर अपनी बातों को समझना और अपनी बातों को लेकर आंकड़े प्राप्त करने, अच्छे आंकड़े प्राप्त करने में और अपनी बातों को लेकर आगे जाना, तो ऐसा मानना गया इंटरनेशनल स्तर पर ऑक्सीजन विभव अच्छी तरह आंकड़े नहीं दे पाता, इसलिए हम अपचयन विभव को लेकर आगे बढ़ते हैं। अपचयन विभव की बात करेंगे आजकल। ऑक्सीजन विभव की कमी बात करने का, किसकी बात करेंगे, अपचयन विभव की। पता लग गया। इसे लेकर हमारे आंकड़े सही नहीं आ पाते बिल्कुल भी। केमिस्ट्री में जब हम आंकड़े ज्ञात करते हैं तो इसका आंसर सही नहीं आता। अपचयन विभव का आंसर सही आता, तो इसलिए हम अपचयन विभव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसे ही कहीं छोड़ देते हैं ऑक्सीकरण विभव, हमारे किसी काम का नहीं है। जब देखेंगे इलेक्ट्रॉन धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जा रहे हो, तब देखो भी जब ग्रहण करे जाएंगे तो धातु की छड़ तथा उसके आयन की, धातु की छड़ और उसके आयन के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो हमारा अपचयन विभव कहलागा। और ऐसी विक्रिया होगी वहां से। पता लग गया हम किसे लेकर आगे बढ़े, अपचयन विभव। किसे आए समझ, मान्यता ऐसी। ठीक, नोट कर लो सभी, इतना भी नोट करो, रफ में चाहे रखता हो तब भी नोट करो। रफ में करना है, फेर में नहीं करना।
बात समझ में आई भाई? कोई दिक्कत? वो कल क्या बताया गया था? कल ये बताया गया था, ध्यान से सुनो मेरी बात। अभी तो इलेक्ट्रोड भी बस इसके नाम के सामने पता क्या लगाना था? मानक। मानक एक नया इलेक्ट्रोड नाम बन जाएगा नया, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक का मतलब क्या हो? स्टैंडर्ड। फिर बहुत सारे उदाहरण देते, स्टैंडर्ड 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 का मतलब क्या हो? स्टैंडर्ड का खाना हुआ है। अच्छा, तो ये विभव तो होगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब पता क्या हो? इसका ये मतलब हो, जो धातु की छड़ डाल लोगे वो भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। विलन भरोगे, उस विलन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए। इसका तापमान भी 298 केल्विन होना चाहिए। तो धातु की छड़ ना, उसके आयन के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। कुछ भी तो नहीं है इसमें। आज समझ लो, कल हम समझेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या हो? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसका डायग्राम बना के समझाऊंगा कल, वहां से अपनी कहानी आगे बढ़ानी। ठीक, आज के लिए इतना ही, और होमवर्क लिखो घर का।